दोस्तों, लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, JURY, ठीक है, ज्यूरी के लिए किया गया इट्स का प्रयोग यहाँ पे सही है। ठीक है, तो आफ्टर अ न्यू मिनट्स द ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है कि डोंट यू लाइक कॉफ़ी, चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये 3 हो जाएगा, यानी आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफ़ी। तो देखिए, यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस आस्क हिम के साथ जो है पास्ट टेंस यानी ही लाइक्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहता है जो है इनकरेक्ट, तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफ़ी। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीता वॉज रीडिंग द गीता, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव। तो तीसरा का देखिए, कहता प्रश्न जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसका पैसिव जो हो जाएगा ये हो जाएगा द गीता वॉज बीइंग रीड बाय सीता। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर सीता वॉज रीडिंग द गीता, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो द गीता वॉज बीइंग रीड बाय सीता। नेक्स्ट 4 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज CEASE। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखिए चार में देखिए, यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिगिन जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, आरंभ करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट भी वर्ब है, इसका मतलब होता है संरचना। ठीक है, संरचना CEASE। ठीक है, शीश में ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है समाप्त। क्या होता है? समाप्त होना या करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट 5 है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर। ठीक है, तो 5 में यदि देखें तो बैचलर का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी फेमिनिन जेंडर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, स्पिंस्टर। तो देखिए, स्पिंस्टर ये नाउन है, स्पिंस्टर जो है नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहित। ठीक है, तो स्पिंस्टर मतलब अविवाहित। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6। फिर है चूज द वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ माइनर। तो 6 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मेजर। ठीक है, माइनर एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है माइनर जो है ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है महत्वहीन। ठीक है, महत्वहीन या तुच्छ गौण। ठीक है, तो इसका जो और मेजर की यदि बात करें तो मेजर भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण या फिर बड़ा, महत्वपूर्ण, बड़ा, लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का होगा थर्ड ऑप्शन, मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर का अपोजिट हो जाएगा मेजर। 7 कहता है कि लुक वी डॉट टू क्रैश यूज करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर गोइंग का प्रयोग जो होगा, क्योंकि सुनिश्चित भविष्य की योजना स्पष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लुक वी आर गोइंग टू क्रैश। नेक्स्ट 8 है कि आई विश आई डॉट अ बेटर मेमोरी। ठीक है, यूज सुटेबल वर्ब फॉर्म। तो 8 में हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड। तो दूसरा हो जाएगा, देखिए वाक्य से विश स्पष्ट है। ठीक है, वर्ब का जो है वर्ब का सब
यहाँ पे वर्ब का जो है सब एडजेक्टिव मूड जो है प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश आई हैड अ बेटर मेमोरी। नेक्स्ट, अब देखिए 9 से 11 तक यहाँ पे पैसेज है कि क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा वर्णक के कारण, ठीक है, होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। पौधे की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और जो है सभी स्वपोषी हरे पौधे में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेटिक कहलाती है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिलाइड सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ है। उसके बाद जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है, अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे पोरफिरिन कहते हैं। पोरफिरिन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अभिकर्मकों के उपचार से क्लोरोफिल से जो अनेक उत्पाद प्राप्त हुए हैं, उन जिनसे पता लगता है कि क्लोरोफिल में जो है पायरोल केंद्रक रहते हैं और प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है। वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में शामिल होता है, जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना ही महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। चूँकि क्लोरोफिल की वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। 9 देखिए, 9 है कि पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 10, फिर है कि पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है। तो तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होती है। 11 है कि पोरफिरिन में कौन से गुण होते हैं। 11 का दूसरा, अम्ल और क्षार। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पोरफिरिन में अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण होते हैं। 12 है कि इनमें से किताब शब्द क्या है। देखिए 12 का होगा दूसरा ऑप्शन विदेशज। तो किताब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, इसलिए किताब विदेशज शब्द है। हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर जैसे तत्सम में अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, तद्भव में आग, खेत, सूरज, देशज में थैला, पगड़ी और गाड़ी है। विदेशज में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी, डच भाषा। 13 नंबर बता दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात करें। परोपकारी, तो 13 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी परोपकारिणी। परोपकारी का स्त्रीलिंग हो जाएगा परोपकारिणी। 14, फिर है कि दिए गए शब्द में अशुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो 14 का होगा ए ऑप्शन, क्या होगा ऐक्यता। तो ऐक्यता शब्द की शुद्ध वर्तनी होगा एकता। ठीक है, एकता होगा। 15, फिर इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। तीसरा ऑप्शन धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता। 16 देखिए, फिर निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। 16 का फर्स्ट, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा संयुक्त वाक्य, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। 17 है कि अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो 17 का फर्स्ट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे शब्द होते हैं जो वक्ता या लेखक अपने शब्दों को हर्ष, शोक, नफरत, विषम्य या ग्लानि आदि शब्दों या भावों को व्यक्त करता है, उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है इस तरह से होता है। नेक्स्ट, फिर है कि इनमें कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। 18 का होगा तीसरा प्रवास। घर का पर्यायवाची शब्द जो है नीले हैं। ठीक है, नीले हैं, निवास है, नीले निवास, गृह, नीले निवास, गृह, निकेतन। ठीक है, निकेतन है। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची जो है कहता है कि नहीं है, तो प्रवास। नेक्स्ट 19 देखिए,
फिर है कि पवनासन में कौन सा समास है, 19 का होगा दूसरा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है। पवनासन यानी पवन है आसन जिसका, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका तीसरा अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करें। कली और कली, तो 20 का देखिए, 20 का हो जाएगा क ल हर्षिकार, इसका मतलब होता है कलयुग, और क ल दीर्घिकार, इसका मतलब होता है कलिका। ठीक है, तो क ल हर्षिकार मतलब होता है कलयुग, और क ल दीर्घिकार मतलब होता है कलिका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 21 है कि जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त है। 21 का 3 अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है, तो 22 का तीसरा ऑप्शन वन हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची वन जंगल। ठीक है, मधुकर का पर्यायवाची भौरा भ्रमर, पुष्प का पर्यायवाची कुसुम फूल, लता का पर्यायवाची होगा बल्ली लतिका बेली। 23 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाच नचाना, तो नाच नचाना, ठीक है, पहला हो जाएगा मनचाही करवाना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मनचाही करवाना, तो इसका फर्स्ट। नेक्स्ट 24 है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकगीत का सही अर्थ क्या है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो 24 का होगा तीसरा ऑप्शन, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, 25 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। 25 का फर्स्ट अपकर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, अंत का जो हो जाएगा प्रारंभ हो जाएगा, अंत का जो है उल्टा प्रारंभ होगा, अधः का जो है जो पतन हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए, 26 है कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो 26 में राम संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जातिवाचक, पर्वत और नदी ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक में राम हो जाएगा, और टोली जो है ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, हंसना गर्मी ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक होने वाला है। यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे है उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, अंत का विलोम होगा आरंभ, अंत का विलोम होगा आरंभ, और पतन का होगा अधः, तो अधः का विलोम पतन। नेक्स्ट इस तरह 27 का जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। 27 का 2 होगा संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जिसका, जो कि, ठीक है, जिसका, जो कि, जो सो, जितना, जैसे, उतना आदि उदाहरण। ठीक है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। नेक्स्ट फिर है कि बीती विभावरी जागरी, जो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, जो उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। 28 का तीसरा रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट 29 निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें, तो 29 का दूसरा ऑप्शन, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। ठीक है, 30 नंबर एंड द लास्ट देखिए, कहता है कि किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 30 का तीसरा ऑप्शन अनुगमन। ठीक है, तो अनुपसर्ग से बने शब्द अनुपम, अनुचित, अनुगमन में अनु जो है उपसर्ग है, अनुगमन में अनु उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुगमन में अनु जो है उपसर्ग है, लेकिन अनुपसर्ग से बना शब्द है अनुपम अनुचित। ठीक है, तो अब तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, यानी तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा दी कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, बीपीएससी टीचर मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।